Hello, dear student. Today's class is designed to prepare you for the upcoming CTET exam. As you know that in CTET exams, as you all aware about the syllabus of CTET, there are two language 1 and language 2. And in this language 1 is English. In English examination, there are two section. In section 1, which is of 15 marks. In section 1 there is a comprehension, passage, vocabs, basic grammar, and syntax, synthesis. These things are included in that section. And in section 2, which is pedagogical issues, इसमें इंग्लिश के जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं पेडागोजी से रिलेटेड वो सारे इंक्लूडेड हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ लर्निंग एंड एक्विजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. हम इस पर डिस्कस करेंगे. ओके. जिसमें आपका जो लर्निंग एंड एक्विजिशन है इसमें क्या डिफरेंस है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये आपको समझना है. बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि जब आप सीटेट का जो पेपर है ये मोस्टली फोकस करता है कि आप इसको जो भी सब्जेक्ट है उसको कितना क्रिटिकली सोच पाते हो और टीचिंग एटीट्यूड के से कितना इसको रिलेट कर पाते हो. इस पर फोकस करता है. सीटेट एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो या लैंग्वेज रिलेटेड हो, उन सब में ये क्वेश्चंस आपके सिंपल नहीं आते हैं कि आपने रोट लर्निंग के थ्रू उसे क्लियर कर लिया. ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है. उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आपको लॉजिकली सोचना होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड, आप किस तरह क्रिटिकली सोच पाते हो, क्या लॉजिक हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, तो लर्निंग क्या है. लर्निंग इज़ लाइक किसी लैंग्वेज में लर्निंग क्या है. तो लैंग्वेज में लर्निंग का मतलब है इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस. काइंडली नोट डाउन दैट लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे किसी भी लैंग्वेज को हमें सिखाना होता है तो उसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने के लिए जो भी रूल्स, जो भी ग्रामर, जो वोकैब्स की नीड होती है वो सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं. तो ये जो लर्निंग है इट इज़ अ कॉन्शियस process and it mainly focuses on the basics of that particular language, rules, its grammar and its vocab. इसमें क्या होता है कि इसमें जो लर्निंग है, लर्निंग जो मेनली फोकस करती है इट फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन, प्रैक्टिस एंड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज. द बेसिक थिंग इज़ दैट कि जो भी लर्निंग है इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें हम ग्रास्प करना चाहते हैं किसी के भी थ्रू, वो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में लर्निंग के अंदर आती हैं. ये आपका क्लासरूम से में भी हो सकता है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट में भी होता है या आपके सोशल एनवायरनमेंट में भी लर्निंग का प्रोसेस आपका चलता रहता है. इसमें जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं सीखने के लिए, वेदर इन क्लासरूम योर टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग और your parents are saying is something in a particular language or the environment, the social environment you are adapting, there the people, whatever the language the people are speaking over there, तो आप क्या करते हो कि उसी लैंग्वेज को उस हिसाब से सीखते हो. धीरे धीरे जब आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने लगते हो, कहते हैं ना कि जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती है उसको बोलने लगते हो, तो आप उस लैंग्वेज में फेमिलियर हो जाते हो. तो लर्निंग क्या है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सीखने का एक फॉर्मल तरीका है. उसी जगह पे जो एक्विजिशन की बात होती है तो इट इज़ ए सबकॉन्शियस प्रोसेस. ठीक है. इसमें क्या होता है जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, और ये तभी हम सीख पाते हैं जब हमारे सामने इस लैंग्वेज से में बोला जाए, इस लैंग्वेज की ग्रामर हमें समझाई जाए या इस लैंग्वेज से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब बोले जाएं. लेकिन जो एक्विजिशन होता है क्या होता है, ये नेचुरली चलता है. लाइक हम जो भी सुनते, देखते, सीखते हैं वो सब हम रिसीव कर लेते हैं. ठीक है. वो चीज़ें हम एक्वायर कर लेते हैं. जैसे कि जो बच्चा है वो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज जब सीखता है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग पर वो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है, तो उसके जो फर्स्ट लैंग्वेज की लर्निंग का प्रोसेस होता है वो एक्विजिशन में आता है. तो एक्विजिशन यू कैन से इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस एज वेल एज इट प्रमोट्स द नेचुरल कम्युनिकेशन. दैट लाइक एक्विजिशन तभी होता है जब हम नेचुरल कम्युनिकेशन के थ्रू, लाइक हम उसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश सीखनी, हिंदी सीखनी, संस्कृत सीखनी और अदर
लैंग्वेज सीखनी है तो हम उस लैंग्वेज पर मेनली फोकस नहीं करते। इसमें क्या होता है, जो भी आपके सामने नेचुरली बात हो रही है वो आप नेचुरल उसको सीखते हैं, एक्वायर करते हैं लाइक मदर टंग। तो ये आपका एक्विजिशन होता है। इसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है एक्विजिशन में उसका मेन फोकस होता है कि जो बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है। उसमें इन पर ये फोकस नहीं करते हैं कि जो बोला जा रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका ग्रामेटिकल कंटेक्स्ट क्या है, उसके स्ट्रक्चर वो सही बोला गया है या सही स्टेट फॉर्म, उसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो सही है या नहीं है। इस पर फोकस ना करके वो फोकस करता है कि जो मीनिंग है क्या क्लैरिफाई हो रही है या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि एक्विजिशन मीन्स कि टू फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ स्टेटेड टर्म और स्टेटेड सेंटेंस। जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है उसका मेन एम क्या है, क्या वो मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट इज़ एक्विजिशन। ठीक है। अगर आप इसके बीच में डिफरेंस करना चाहें कि लर्निंग एंड एक्विजिशन है क्या, ये इस तरह से टेबल या आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से टैबुलर फॉर्म में आ सकता है कि आप इसको मतलब लर्निंग इज़ व्हाट और एक्विजिशन इज़ व्हाट। तो यू कैन सी दैट लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। ये मेनली फोकस करता है बेसिक स्ट्रक्चर पर, ग्रामर पर और और ये थोड़ा क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। तो इंसान एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पर जाता है, फिर तीसरे। तो इस तरह से स्लो प्रोसेस है। एक्विजिशन क्या है कि एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ये नेचुरली जो भी लर्नर होता है इसके थ्रू वो नेचुरली सीखता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये फास्टर और इंट्यूटिव इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी बोला जा रहा है उसमें उसके पीछे क्या मीनिंग छुपा हुआ है इसे आइडेंटिफाई करना होता है लर्नर को। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन में। अब जो लैंग्वेज एक्विजिशन है इसको कुछ थ्योरीज़ भी सपोर्ट करती हैं। जो लैंग्वेज लर्निंग की जो थ्योरीज़ होती हैं आपके सीटेड एग्ज़ाम्स में बेसिकली थ्योरीज़ आती हैं और इससे रिलेटेड कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन की जो थ्योरी है, क्वेश्चन की इनपुट हाइपोथेसिस नाम की थ्योरी है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी, इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको जो अप्रोच किया था वो स्टेफन क्रेशन ने इस अप्रोच को मतलब इस्टेब्लिश किया था। स्टेफन क्रेशन नाम है, STPHEN, स्टेफन KRASHEN। ये एक लिंग्विस्टिक और एजुकेशनल रिसर्चर थे। इन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस नाम से एक थ्योरी प्रोड्यूस की थी। इसमें क्या होता था कि जो भी लर्नर के सामने जिस लैंग्वेज में लर्नर के सामने किसी भी चीज़ को बोला जा रहा है वो उसी मतलब जो लर्नर होते थे वो उसी को एज इट इज़ एक्वायर करते थे, उसे समझने की कोशिश करते थे जैसा उनके सामने जिस इनपुट में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसको जो डिनोट किया गया था, एज यू कैन सी इन स्लाइड, दैट I+1। तो फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि लाइक अ पर्सन हु नोज बेसिक इंग्लिश, ओके, अ पर्सन हु नोज बेसिक इंग्लिश विल इम्प्रूव इफ़ they are exposed to slightly like you know basic English properly, but आपसे बोला जाए कि एडवांस इंग्लिश कन्वर्सेशन आप कैसे करें, कैसे समझें, तो उसके लिए इन्होंने स्टेफन क्रेशन ने बोला था कि जैसे कि जिसको बेसिक इंग्लिश आती है तो वो अगर उसको एडवांस इंग्लिश सिनेरियो में भेजा जाए, जहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें समझ तो पाते हैं लेकिन उसके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, न्यू वोकैब है, शायद हो सकता है कि उसमें वो चैलेंजेस फेस करें, लेकिन जो उनके सामने एडवांस इंग्लिश में बोला जा रहा होगा वो समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन इनपुट हाइपोथेसिस जो एक्विजिशन की इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है कि अगर एक्विजिशन की स्किल एक पर्टिकुलर लर्नर के अंदर है तो उसके सामने एडवांस इंग्लिश में, जिसमें वो प्रोफिशिएंट नहीं भी है, अगर वो बोला जा रहा है तो उसको किसी हद तक वो उसमें छिपी मीनिंग को एक्वायर कर सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी है, इट इज़ क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, मतलब इस थ्योरी को जो मानने वाले हुए कहते हैं कि लर्निंग की एक्विजिशन की एक ऑप्टिमल एज रेंज होती है
मतलब किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की एक ऑप्टिमल एज रेंज होती है, वो टिपिकली जो स्टार्ट होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ड्यूरिंग जब बच्चा या जब लर्नर अपनी मदर टंग को नेचुरली और इफ़ेक्टिवली सीखता है, तो बेसिकली ये इस पर फोकस करता है। और उनका कहना था कि आफ्टर दिस क्रिटिकल पीरियड, जैसे जैसे ये पीरियड या एक अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड आपका आगे बढ़ता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो और चैलेंजिंग होता जाता है। लाइक और चैलेंजिंग क्योंकि सामने लैंग्वेज और एडवांस मोड में आती है, तो उसको एक्वायर करना और चैलेंजिंग हो जाता है। और इस पर जो लर्नर है उसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक जो लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बेसिक, एडवांस और इंटरमीडिएट। तो वो अपना जो एक्विजिशन लेवल है वो बेसिक से एडवांस की ओर प्रमोट करे। ठीक। लैंग्वेज की बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं लैंग्वेज लर्निंग की, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, जिसमें B.F. स्किनर की बिहेवियरिज्म थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज है, इसमें इन्होंने बोला था, जो स्किनर है इन्होंने अपनी बिहेवियरिज्म थ्योरी में बोला था कि लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू इमिटेशन, रेपिटिशन एंड रेनफोर्समेंट। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह से स्टेटमेंट आ सकता है कि हुज स्टेटमेंट इज़ दिस, लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू इमिटेशन, रेपिटिशन एंड रेनफोर्समेंट। तो इमिटेशन, रेपिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, लाइक किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इमिटेट करना आना चाहिए, उसको रिपीट करना आना चाहिए, और जब हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं तो हमें सही या गलत बताने वाला कोई होना चाहिए, हमें रेनफोर्स करने वाला भी होना चाहिए। लैंग्वेज तभी सीखी जा सकती है। ठीक है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब हम स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिखाते हैं, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश की बात करते हैं, हम क्लास 1 के स्टूडेंट से कहते हैं कि यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वो क्या, उसको अभी बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, तो वो जो टीचर जैसे बोल रहा होता है, बच्चा उसी सेम मैनर में उसको कॉपी करके ही बोलता है। तो इस थ्योरी का मतलब ही यही है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, दे एक्ट वॉट एवर दे है, जो भी उन सुनते हैं वो उसी तरह से एक्ट करते हैं, वो सेम मिमिक एक्ट करते हैं। और जब बच्चा उसी तरह से बोलता है तो उसको पॉजिटिव अगर रेनफोर्समेंट दिया जाए तो वो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे सही, मतलब अगर वो गलत बोल रहा है, हम उसे प्रमोट करते हैं, रेनफोर्स करते हैं कि येस कीप इट अप, तो वो उस लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने की कोशिश करता है। और इस बिहेवियरिज्म थ्योरी का यही मेन जो एम है वो यही है। ओके, नेक्स्ट आपकी जीन पियाजे की थ्योरी आती है, विच इज़ कॉग्निटिविज्म, जो ये कॉग्निशन से रिलेटेड होती है। इनका कहना था कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, इट इज़ मतलब इट इज़ टोटली कनेक्टेड विद द मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने कॉग्निशन थ्योरी को ही मानते थे। उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस है वो मेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, जिसमें थिंकिंग, मेमोराइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। उनका कहना था कि जो भी लैंग्वेज लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने सीखा हुआ होता है, मतलब वो अपनी थ्योरी या अपनी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को ऐसे आगे बढ़ाते हैं कि वॉट एवर दे ऑलरेडी नो, दे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। जो भी वो जानते हैं उससे वो नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when as a learner you understand how to form simple sentences. As a learner, when you understand how to form simple sentence, you can easily apply this knowledge to create more complex sentences. तो इनकी कॉग्निशन की जो थ्योरी है यही कहती है कि जो कुछ हम जानते हैं, अगर हम उसको अप्लाई करके तो हम उससे और बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं, या उससे बेहतर चीज़ों की नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है जो वाइगस्की की थ्योरी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ज़्यादा इन्हांस होती है। इनका कहना है कि जो लैंग्वेज, अगर हम किसी लैंग्वेज को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमें सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोसाइटी में लोगों के से इंटरेक्ट करना चाहिए उस लैंग्वेज में। ठीक है।
इनका मानना था कि लैंग्वेज लर्निंग तब ज़्यादा अच्छे से होती है जब जो लर्नर है वो कुछ ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे नॉलेजेबल पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल टीचर्स, प्रोफेसर्स, पीयर्स, इनके थ्रू जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसका जो लेवल है, लैंग्वेज लर्निंग का जो लेवल है वो और एडवांस प्रोसीजर में आगे बढ़ता है। ओके, तो ये आपकी जो मेनली थ्री थ्योरीज़ हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकते हैं कि हु propounded behaviorism theory और दी हु propounded cognitism theory और दी हु propounded social। तो आपको इनके नेम और इस थ्योरी के क्या है, बेसिकली इसका मोटिव क्या है इस थ्योरी का, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं। एक बार और बताती चलूँ कि जो आप अगर जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, जैसे आपने अगर इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चुना है और हिंदी या संस्कृत या अदर लैंग्वेज को आपने लैंग्वेज 2 चुना है, तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के बीच डिफरेंस ये होता है कि लैंग्वेज 1 में थोड़ा एडवांस लेवल का आपसे पूछा जाता है और लैंग्वेज 2 में मॉडरेट लेवल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस में सबसे पहले क्या होता है कि लैंग्वेज लर्निंग में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर जो भी बोला जा रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो इसका मेन फोकस सबसे पहले मीनिंग पर जाता है, यानी कि लैंग्वेज इज़ ओनली बेस्ट लर्न व्हेन लर्नर्स आर फोकस्ड ऑन कम्युनिकेटिंग मीनिंग रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग ग्रामेटिकल रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल बेसिक रूल्स को ही समझकर, हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द पास्ट इंडेफिनिट टेंस को में ये रूल्स फॉलो किया जाता है, हमें ये पता है, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनी सेंटेंस बाय फॉलोइंग दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल। तो दैट मीन्स वी आर जस्ट promoting rote learning or the memorizing the rules. So this is not the correct term of learning a language. हमें जब सीखना है तो हमें उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, कि क्या बोला जा रहा है, क्या मतलब है इसका कहने का। ठीक है, ठीक है, तो आप जब भी किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए जाएँ तो आपका मेन फोकस यही रहे कि आप पहले उसके मीनिंग को क्या ग्रैस्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर फोकस करना है उसको सीखते टाइम और बोलते टाइम। सेकंड आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ठीक है, अब क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मीन्स होता है कि जैसे हम किसी लैंग्वेज का बेसिक अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन उसके एडवांस स्ट्रक्चर से हम नहीं वाकिफ़ हैं। तो हमारी जो नॉलेज है, जैसे कि हमारी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे एक स्लो, मतलब लाइक बेसिक लेवल से, बेसिक से थोड़ा सा और अपर लेवल पे जाना है, फिर एडवांस लेवल पे जाना है, फिर उससे और अपर लेवल पे जाना है, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है, लाइक धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखकर आगे बढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि बीइंग अ टीचर, हम और आप जब टीचर हैं, तो बीइंग अ टीचर हम जो बिगिनर्स होते हैं किसी लैंग्वेज को जब हम सिखाते हैं तो हम वोकैबुलरी को सिंप्लीफाई करना सिखाते हैं, या यानी कि हम प्रोनाउंसिएशन भी सिखाते हैं। तो किसी वर्ड का अगर हम प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं तो फिर बेसिकली तोड़ के सिखाते हैं कि इसको ऐसे ऐसे बोलना है। लेकिन जैसे जैसे वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस से आगे बढ़ता है लर्नर, तो हम नए एडवांस जितने भी फीचर्स होते हैं, जो नई चीज़ें होती हैं, उसको सीखने के लिए प्रमोट करते हैं। तो यही कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होता है कि हम बेसिक से एडवांस की ओर किसी लैंग्वेज में कैसे जाते हैं, उसको समझते हुए, उसके मीनिंग को समझते हुए। फिर नेक्स्ट आता है इंटरैक्शन। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो हमें उस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहिए। हम जब इंग्लिश की बात करते हैं कि अगर इफ़ वी वांट टू बी fluent in English, that means we need to interact in that language. It doesn't matter that whatever we are speaking it is correct or not correct. We need to focus on the communicative aspect of that language. And whenever we interact in that लैंग्वेज, लाइक जो भी लैंग्वेज हम बोलना चाहते हैं, इंग्लिश हम फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे और इसमें हम प्रोफिशिएंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट।
इसमें क्या होता है कि जो भी लैंग्वेज आप एज ए लर्नर आप सीख रहे हो या आप अपने स्टूडेंट को सिखाओगे, तो इसमें आपको करेक्ट फीडबैक भी स्टूडेंट को देना है कि लाइक जो भी वो बोल रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं या कहीं गलत बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद उन्हें आपको करेक्ट फीडबैक प्रोवाइड करना है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट उन्हें प्रोवाइड करना है। ठीक है, बीइंग अ टीचर, आप सभी टीचर हो और टीचर बनोगे भी जल्दी आगे जो नहीं हैं, तो उसमें आपको फोकस क्या करना है कि अपने स्टूडेंट को जो भी इनकरेक्ट चीज़ों को बोल रहे हैं उसको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना है और उन्हें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है। ये भी एक तरह से लैंग्वेज प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट फोकस करता है कि आप एज ए लर्नर कितने एक्टिव हो लैंग्वेज को सीखने में। जैसे कि इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप कितना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो इन चारों स्किल्स में। लाइक आपके अंदर लिसनिंग पावर है, आपके अंदर स्पीकिंग कैपेसिटी, लाइक जो भी कंटेंट आपको दिया जाए प्रॉपरली उस कंटेंट पे विद मीनिंगफुल कंटेंट आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, मीनिंगफुल कंटेंट आप लिख पा रहे हो, तो लाइक योर एक्टिव एंगेजमेंट इज़ देयर और नॉट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है इसको घुमा के, यानी कि थोड़ा सा जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो एक्टिव एंगेजमेंट कि आपके अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग, रीडिंग कैपेबिलिटी, और आप इसको शो ऑफ कैसे कर रहे हो। लाइक यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पीच कंपटीशन, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन पोम राइटिंग और द राइटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, लाइक जो मतलब आप अच्छे से इसका यूज़ कर रहे हो, दैट इट इज़ नोन एज द एक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। आप मोटिवेशन क्या है कि अगर आपके अंदर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं होगा तो आप सीख नहीं सकते। आप जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा कि नहीं मुझे आज से इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, इसके बारे में सब कुछ जानना है, तो आप नो डाउट आप उसमें सक्सेसफुल होगे। बट अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाओगे, आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना ज़रूरी है। इसमें बीइंग अ टीचर, आप लर्नर हो तो आपके टीचर आपको कोऑपरेट करेंगे, बट बीइंग अ टीचर आपने क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप अपकमिंग टीचर्स हैं बीइंग अ टीचर से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे कि बीइंग अ टीचर आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करोगे। ठीक है, तो मोटिवेशन इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट आपका आता है टेक्निक्स। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स कि आप किस तरह से इन प्रिंसिपल्स को अपने स्टूडेंट में इनबिल्ट करा सकते हो, उनसे फॉलो करा सकते हो। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज़ आपकी आती है टास्क बेस्ड लर्निंग। टास्क बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि आप अपने स्टूडेंट को मीनिंगफुल टास्क में इन्वॉल्व करेंगे। मीनिंगफुल टास्क में लाइक ऐसे टास्क उसको देंगे कि वो मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहकर कैसे लैंग्वेज को यूज़ करता है। ठीक है, मतलब मेन फोकस उनका स्ट्रक्चर्स पे ना जाके उस टास्क को फोकस करना है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट में उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है। इसके लिए आप कर सकते हो कि आप कोई रोल प्ले, कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज करा सकते हो, कोई मतलब जो नुक्कड़ नाटक टाइप एक्टिविटी होती है ये ऑर्गेनाइज करा सकते हो, किसी ऐसी प्लेस पे ले जा सकते हो, विजिट करा सकते हो जहाँ स्टूडेंट कम्युनिकेट करें। तो एक तरह का किसी भी तरह का आप स्टूडेंट को टास्क दे सकते हो, क्लासरूम में ही ऐसे टास्क दे सकते हो जिसमें आपको पता चले कि स्टूडेंट किसी उस लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं। तो आप बीइंग अ टीचर आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग विच इज़ CLT। इसमें क्या होता है कि आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उनको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लिए फोर्स करोगे बाय गिविंग देम चांस टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ और डिबेट्स, स्पीचेस। इसमें आप जितना ज़्यादा स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराओगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे, उनका कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है वो अपने आप इम्प्रूव होगा। जो कम्युनिकेशन स्किल है उनकी वो अपने आप इम्प्रूव होगी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट को किस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं उनकी लर्निंग के मतलब जब भी उन्होंने एट द बिगनिंग पॉइंट ऑफ देयर लर्निंग आप स्टूडेंट को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो उनकी इनिशियल स्टेज में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हम लोग बेसिक चीज़ें अपने स्कूल्स में सीखते हैं धीरे धीरे ही करके, लेटर सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वोवल सीखते हैं, कॉन्सोनेंट सीखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे जैसे हम
प्रोफिशिएंट होते जाते हैं तो हमारे टीचर हमें और आगे के टास्क देता है। तो आपको भी क्या करना है, स्कैफोल्डिंग का मीन्स कि आपने पहले अपने स्टूडेंट को सेंटेंस बनाना सिखाया। जब स्टूडेंट खुद के सेंटेंसेस बनाना सीख गए, मतलब आपने जो उनको सेंटेंस बनाना सिखाया, तो आपके बनाने पे, आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने जब सेंटेंसेस फ्रेमिंग या जो भी आपने सिखाया सीख गए, तो अब आप स्टूडेंट से एडवांस मैनर में बोलते हैं कि अब वो अपने सेंटेंसेस खुद क्रिएट करें और फिर उसे ट्रांसलेट करें या सेट करें। तो एक तरह से स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस होता है कि हम अपने बेसिक स्टेज से, इनिशियल स्टेज से अपने स्टूडेंट्स को आगे की ओर प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अप्रोचेस भी आते हैं इसी टेक्निक्स में कि हम किस तरह के अप्रोच, यानी कि आज आप जानते हैं कि जो भी सिनेरियो है लर्निंग का, वो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को ही फॉलो करता है। तो बीइंग अ टीचर आपको ऐसा टीचिंग प्रोसेस ऐसा अपनाना है जो कि आपको अपने स्टूडेंट्स की नीड पता हो, उनके इंटरेस्ट पता हो, वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप उस तरह से उनका सारा आपके पास मतलब उनकी जितनी भी चीज़ों में नॉलेज है वो सारी चीज़ें आपको पता हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अपना जो क्लासरूम है, एक्टिविटी है, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आप ले सकते हो कि आपने स्पेसिफिक क्वालिटीज़ स्टूडेंट की देख ली, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्लास एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मल्टी सेंसरी टीचिंग। इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करोगे कि वो जो मतलब जो सेंसरी मेथड है उसे अपनाए। फॉर एग्जांपल विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक, लाइक ऐसे मेथड्स एंड अप्रोचेस आप देखते हैं ना कि आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें ऐसी मतलब तो ऐसे मटेरियल यूज़ करें जिसके थ्रू स्टूडेंट के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहें और उसके थ्रू वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखें। ये क्या होता है, एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है। आपकी क्लास भी इंटरैक्टिव रहेगी और जो सीखा जाएगा वो अच्छे से सीखा जाएगा। तो आप ये जानिए कि जो मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो लर्निंग होती है, जो टीचिंग होती है, इट इज़ नोन एज मल्टी सेंसरी टीचिंग। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, वीडियोज़, म्यूज़िक्स और वेरियस एक्टिविटीज़, विजुअल एक्सपोजर एंड ऑल। तो इससे क्या होता है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली सीखेंगे। उसके बाद है लैंग्वेज यूज़ इन ऑथेंटिक कंटेक्स्ट। ऑथेंटिक लाइक कि जो भी लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस पर भी आपको फोकस करना है। आज के टाइम की डिमांड के हिसाब से वो चीज़ें कर पा रहे हैं तो आप एक इंटरेक्शन करा सकते हैं, लाइक जैसे उनको प्रिपरेशन करा सकते हैं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, मॉक टेस्ट करा सकते हैं, मॉक प्ले करा सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट के अंदर उस लैंग्वेज को ऑथेंटिक, मतलब जिस सिनेरियो में उन्हें यूज़ करना है वैसा सीन आप अपने क्लासरूम में कर सकते हो कि ऐसा सीन होगा जहाँ पे और आपको इस तरह से बोलना है। जैसे कि आप लोगों को कराते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है तो मॉक इंटरव्यू सेशंस कराते हैं कि आपके सामने इंटरव्यूअर ऐसे बोलेगा और आप ऐसे रिएक्ट करोगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो। नेक्स्ट आपका कल्चरल कंटेक्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, लाइक लैंग्वेज एंड कल्चर जो होते हैं आपस में इंटर कलेक्टेड है। लैंग्वेज को कल्चरल आस्पेक्ट से जोड़ना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो कि आप अपने स्टूडेंट्स को कस्टम्स, ट्रेडिशंस, पर्टिकुलर कल्चर किस तरह की लैंग्वेज को फॉलो करता है, उस तरह से सारी चीज़ें विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप दिखा सकते हो, जिससे स्टूडेंट बेसिकली हर कल्चर को समझ पाएँ, उससे रिलेटेड के टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको समझ पाएँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट यानी कि आपको अपने स्टूडेंट में ये फोकस करना है कि उनकी LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स प्रॉपरली डेवलप हो रही है। तो आपको अपने लेसन प्लान्स उसी के अकॉर्डिंग ही सेट करने हैं। ठीक है। उसी तरह आपको अपनी एक्टिविटीज़ सेट करनी है। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपको अपने क्लासरूम में कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करना है। ये आपको इसलिए प्रमोट करना है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे कि आप अब टीचर बनने जा रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो मेरा एक्सप्लेनेशन इसी के बिहाफ पे है कि आपको कोलैबोरेटिव लगना, अपनी क्लास में बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट आपने ग्रुप में दे दिया, तो इस तरह की लर्निंग को आपको आगे सपोर्ट करना है। ठीक है।
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आपको अपनी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है सो दैट कि हम कहते हैं कि हमें स्टूडेंट के होलिस्टिक यानी संपूर्ण विकास पर फोकस करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को भी अपनी क्लासरूम में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को डिफरेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं और उनके अगर वो कर सकते हैं या घर पे अवेलेबल है उनके पास गैजेट्स, तो वो अपने घर में किस तरह से लर्निंग ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, हम इसके बारे में स्टूडेंट को बताएं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है कि हम ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्टाइल्स को अपनाएं जो मतलब हर तरह के लर्नर्स के लिए सपोर्टिव हो। जैसे कि आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का फॉर्मेट है कि जो स्टूडेंट्स लो लर्नर्स हैं या उनमें किसी भी तरह की डिजीज़ है, किसी भी तरह एबनॉर्मल है, तो हर तरह के बच्चों को सिखाने की डाइवर्स टेक्निक्स का हम यूज़ करें जिससे सभी स्टूडेंट सीख पाएँ। ऐसी मेथड्स को हमें इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका आता है एरर करेक्शन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एरर करेक्शन स्ट्रेटजी आपको क्या है कि जब आपका स्टूडेंट आपके सामने सीख रहा होता है तो उनमें फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए आपका जो मेन फोकस होता है, फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए आपको एरर करेक्शन, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एरर अगर कर रहे हैं तो आप उनको बीच में नहीं टोकें, उसके बारे में बाद में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको टोकेंगे, ओवर करेक्शन करेंगे, तो उनकी फ्लुएंसी क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है। तो किसी लैंग्वेज में अगर हम फोकस सिखाना चाहते हैं तो हम ये देखें कि वो जो सामने से बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मीनिंग सही निकल रहा है, तो ठीक है। अगर उनके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप उसको बाद में समझा सकते हो। ज़्यादा टोकना उनकी फ्लुएंसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट इज़ लर्नर ऑटोनॉमी। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट लर्निंग पर फोकस आप करेंगे कि आप अपने स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाएंगे कि वो किस तरह खुद से सीखें, लाइक खुद से सीखें, सेल्फ स्टडी मटेरियल किस तरह से प्रिपेयर करें, जो भी चीज़ें सेल्फ असेसमेंट वो कैसे करें, ये इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो ये लर्नर ऑटोनॉमी के अंदर आता है कि हम अपने स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए किस तरह प्रमोट करते हैं, किस तरह सपोर्ट करते हैं। तो बीइंग अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट, इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ भी प्रमोट करना है। ठीक है, बेसिकली सीटेट में आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो रोट लर्निंग पर फोकस आपके नहीं करते हैं, रोट लर्निंग पर नहीं फोकस करता है कि आपने कंसेप्ट को समझा और समझे के बाद आप अपनी क्लासरूम में कैसे अप्लाई करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये पेडागोजिकल एस्पेक्ट है आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आपको ये सोचना, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप एज अ टीचर कैसे एम्प्लॉय करोगे ये अपनी क्लासरूम में, आपको इस तरह से सोच के अपनी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।